एक बार मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करना चाहूंगी। राजीव, अब यहाँ पर मेरा परिवारवाद तेरा परिवारवाद, ये भी बहस अब नई शुरू हो गई है। अलग डेफिनेशंस यहाँ पर सामने आई है परिवारवाद की। देखिए, इसमें कुछ मजेदार राजनीति के किस्से आपको सुनाता हूँ पूजा। पहली बात तो है कि इसी देश में एक मुख्यमंत्री कुछ ही दिनों में ज्योति बसु के सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। उनका नाम है नवीन पटनायक, जो सन 2000 से लगातार मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। और उनका दूसरा परिचय ये है कि वो बीजू पटनायक के बेटे हैं। तो क्या वो परिवारवाद है? क्या उड़ीसा की जनता लगातार ही इतनी बार उनको चुनाव लड़ा जिता रही है तो सिर्फ बीजू पटनायक के बेटे होने की वजह से? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी के अध्यक्ष जो ये बात कह रहे हैं, सबसे पहले उन्हें सोनेलाल पटेल की बेटी और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल को बुला के ये कहना चाहिए कि आप पार्टी में दूसरे का नाम दीजिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उन्हें आना चाहिए। और अपने पति, उनके पति जो आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री हैं कैबिनेट, उनकी जगह उस पार्टी का कोई दूसरा विधायक मंत्री बनना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से ये कह सकते हैं कि आप अपनी पार्टी के दूसरे आदमी का नाम दीजिए जो योगी सरकार में आने वाले संभावित फेरबदल में मंत्री बने, और अगली बार जो लोकसभा है आप लोकसभा में अपने बेटों के अलावा किसी का नाम दीजिए? तो क्या ये समझौता हो सकता है या वो उनकी पार्टी में आ सकते? तो ये सवाल हर तरफ है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति करने वाली क्षेत्रीय पार्टियां अपने शासन सत्ता में आने के बाद पैसे और परिवार से ऊपर उठ नहीं सकी। प्रख्यात समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा हमेशा ये बात कहते थे कि क्षेत्रीय और जाति की राजनीति करने वाले पार्टियों में लोकतांत्रिक क्रांति करने का सामर्थ्य है, लेकिन अफसोस कि इसके नेता पैसे और परिवार से ऊपर नहीं उठ पाए। लेकिन एक और विडंबना की बात मैं बताऊं कि यही जनेश्वर मिश्रा जिनका बयान मैंने अभी उद्धृत किया, उन्होंने ही मुलायम सिंह यादव को, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि पार्टी की बागडोर तुम्हें, वो हमेशा तुम कह के बुलाते थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने बेटे को देनी चाहिए, अखिलेश यादव को। मुझे अच्छी तरह याद है और मैं इस बात का गवाह हूं कि पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुरली मनोहर जोशी ने भी व्यक्तिगत बातचीत में मुलायम सिंह यादव से कहा था कि अपनी पार्टी की कमान अखिलेश को नहीं दोगे तो पार्टी नहीं चल पाएगी। तो ये बात राय के तौर पर ऐसे आती है। दूसरा एक मज़ेदार किस्सा आपको ये सुनाता हूँ कि आपको पता है एमजी रामचंद्रन और करुणानिधि तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। दोनों ने अपनी अपनी पार्टी बनाई, डीएमके एआईडीएमके। एमजी रामचंद्रन बहुत प्रख्यात अभिनेता थे। 16-17 साल की उम्र में जब जयललिता वहाँ काम करने के लिए कन्नड़ फिल्मों से वहाँ गई, उसके बाद की फिल्मों में वो उनके साथ काम करने लगे और उन्होंने दूसरे किसी हीरो के साथ जयललिता के काम करने पर तकरीबन बैन रखा था। हालांकि इस रिश्ते को एमजी रामचंद्रन ने अपने जिंदा रहते कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन जयललिता ने बाद के पूरे करियर में सिर्फ एमजी रामचंद्रन के साथ काम किया। वो मुख्यमंत्री बने, बहुत लोकप्रिय नेता थे। उनके निधन के बाद जयललिता उनके पार्थिव शरीर के पास पहुंचने तक के लिए गिड़गिड़ाती रहीं। उनके पैरों की उंगलियों को दबाया जाता रहा, उनके पीठ पे खरोंचा जा रहा था कि जयललिता वहाँ मौजूद न रहें, लेकिन बावजूद जयललिता वहाँ पर रहीं। पार्टी की कमान उनके परिवार वालों ने लेने की कोशिश की, लेकिन जयललिता ने अपने कद्दावर नेतृत्व से एआईडीएमके की कमान अपने हाथों में ली और एक बार नहीं 4 बार की मुख्यमंत्री बनी। और उसके बाद आपको पता है कि जयललिता के जाने के बाद आज एआईएडीएमके की तमिलनाडु की राजनीति में क्या हैसियत बची है। आप कल्पना कीजिए कि अगर जयललिता का बेटा बेटी होते तो क्या एआईएडीएमके का ये हाल होता? ये भी एक बड़ा सवाल है। चूंकि भारतीय लोकतंत्र करिश्मे और व्यक्तित्व के इर्द गिर्द इतना घूमता है कि वो कई बार व्यक्तित्व का करिश्मा राजनीतिक दलों या पार्टी संगठन से ऊपर हो जाता है। ये सच्चाई भी है और इसे हमें जानना भी चाहिए। बिल्कुल, और इस जनता की ताकत को हमें समझना भी चाहिए और उसके बाद जाकर हमें इस तरह के सवाल उठाने चाहिए।